to study about the termination of transcription process. किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की टर्मिनेशन होगी, रोका कैसे जाए इस प्रोसेस को. तो yesterday we were discussing about the sigma factor, that sigma factor separates the core enzyme move along the antisense strand till reaches the terminator site. तो हमने ये देखा कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, और जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगी, वहां पर टर्मिनेटर साइट्स भी प्रेजेंट होंगी. टर्मिनेटर साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं? जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है. ओके, तो टर्मिनेटर साइट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट्स के ऊपर आती है तो आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम, हमने पढ़ा था कोर एंजाइम के अंदर आती हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, और सिग्मा फैक्टर अलग से है. ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन को मिलाकर के बनती है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, तो जब टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगा, टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे. और आपको पता है कि अगर सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से अलग हो जाए तो आरएनए पॉलीमरेज इनएक्टिवेट हो जाएगी, जिस वजह से टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल अकर. ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन हो जाएगी इस वजह से. ठीक है जी. तो यहां से अब हमने ये समझने की जरूरत है कि टर्मिनेशन साइट के ऊपर ऐसे कौन सी चीज प्रेजेंट होती है जिस वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है. ऐसा क्या प्रेजेंट होता है? तो आंसर विल बी कि जो टर्मिनेटर साइट होती है उसके ऊपर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. Terminator site consists of palindromic sequence. Now what is this palindromic sequence? Palindromic sequence क्या होता है? ये समझने के लिए मैं आपसे ये बात कहूंगा कि आप ये जो एरिया मैंने भी हाईलाइट किया है, ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग. देन यू विल गेट टू नो अबाउट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. देखेंगे बेटा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है, डबल टी ए जी सी ए सी, डबल टी ए जी सी ए सी. ठीक है जी, ये सीक्वेंस यहाँ पर है. अच्छा, तो अब ये सीक्वेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये सीक्वेंस है. ठीक है, ये सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. और इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है, ठीक है जी, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, अगर हम उसका 5 प्राइम एंड देखें, वहां से पढ़ना शुरू करें टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड. ठीक है जी, अगर हम इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस है ये इस डायरेक्शन में है, डबल टी ए जी सी ए सी. ठीक है जी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है. और मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर हम इस सीक्वेंस को, जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, हम इस डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट करें टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज टुवर्ड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तब क्या होगा? तब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम ही सीक्वेंस है, डबल टी ए जी सी ए सी. जो सीक्वेंस यहाँ पर है डबल टी ए जी सी ए सी, उसी तरह का सेम सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर द सीक्वेंसेस व्हिच रीड्स द सेम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होगा जो कि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के ऊपर सेम रीड करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. वो डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी हो सकती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी हो सकती है. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ इसी के. अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास डबल टी ए जी सी ए सी था. ठीक है जी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में था. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास डबल टी ए जी सी ए सी, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ है. अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रैंड को लेफ्ट डायरेक्शन में पढ़ने की कोशिश करूँ, 3 टू 5 पढ़ने की कोशिश करूँ, तो क्या आ रहा है? तो आ रहा है हमारे पास डबल ए टी सी जी टी सी. ठीक है जी,
3' to 5' में, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट पढ़ने की कोशिश करूं ऊपर से, तो ये सीक्वेंस आ रहा है 3' to 5' में। अगर नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर पढ़ूं तो भी सेम है, AATCGTG, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के ऊपर जिनको अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ें, ठीक है, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के ऊपर ऐसे सीक्वेंसेस जिनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पढ़ा जाए तो उनकी रीडिंग सेम होगी। दीज आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है जी, चाहे उनको 5 to 3 में पढ़ो, चाहे 3 to 5 में पढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर हम अबव स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड को 5 to 3 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस सीक्वेंस को 5 to 3 में पढ़ रहे हैं, नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर भी उस सीक्वेंस को 5 to 3 में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तब वो सेम मिलेगा आपको। ठीक है जी, अगर ऊपर वाले सीक्वेंस को आप 3 to 5 में पढ़ रहे हो, ठीक है जी, 3 to 5 में पढ़ रहे हो, तो नीचे वाले स्ट्रैंड का भी 3 to 5 में ही पढ़ना पड़ेगा, तब सेम मिलेगा। ठीक है जी, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को अगर हम सेम डायरेक्शन में रीड करें तो सेम सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के ऊपर, उस सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इस तरह के डीएनए को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। ठीक है जी, पैलिंड्रोमिक यानी कि ऐसा डीएनए जिसके ऊपर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, ओके, तो अब हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि इससे हो क्या जाएगा फिर अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट हो जाए तो फिर इससे डरने की क्या जरूरत है। ऐसा क्या कर देता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कि जिस वजह से टर्मिनेशन हो जाती है। ओके, तो इस बात का आंसर आपको मिलेगा, सपोज कि हमारे पास ये स्ट्रैंड है, अब आरएनए पॉलीमरेज, सपोज लेट मी, ओके, सो लेट्स सपोज आरएनए पॉलीमरेज रीचेस हियर, यहाँ पर हमारी आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है ना, ऑफ कोर्स वो आरएनए पॉलीमरेज 3' to 5' नीचे वाले स्ट्रैंड को क्या कर रही होगी, क्योंकि 3' to 5' वाला कौन सा स्ट्रैंड होता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है, यही टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा होगा, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी बन रहा है, ये हमने सीखा है अब तक। ठीक है, तो यानी कि ये जो इसके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, ये सारे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सारे ब्रेक हो रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये हमारे पास 3' to 5' डायरेक्शन वाला जो डीएनए है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए बनेगा। ये बात हमने लॉन्गेशन के अंदर सीखी है। ओके, तो सपोज कि यहाँ पर अब आपने क्या करना है, मैं आपको बताते चलता हूँ यहीं से। सपोज कि जो हमारे पास बेटा बना, जो हमने आरएनए बनाया है, जो हमने आरएनए बनाया है उसके सीक्वेंसेस देखते चलते हैं। तो ए है, ए के ऑपोजिट क्या लगना है, ए के ऑपोजिट यू लगेगा। ठीक है, ए के ऑपोजिट यू लग जाएगा आरएनए के अंदर, आगे फिर से ए है, उसके ऑपोजिट फिर यू लग जाएगा। ठीक है जी, ओके, इसके बीच में स्पेस इक्वल कर देते हैं। ओके, यू लग जाएगा, उसके आगे टी है, टी के ऑपोजिट ए लग जाएगा। ठीक है जी, फिर सी के ऑपोजिट जी लग जाएगा। अगेन अब आपको पता है नेक्स्ट है जी, जी के ऑपोजिट सी आ जाएगा, फिर आगे है टी, टी के ऑपोजिट ए आ जाएगा, देन जी के ऑपोजिट फिर से सी आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से मैं पूरा इसको लिख देता हूँ, जी के ऑपोजिट सी के ऑपोजिट जी, ए के ऑपोजिट यू, एंड उसके बाद सी के ऑपोजिट फिर से जी आ जाएगा हमारे पास, एंड जी के ऑपोजिट फिर से सी आ जाएगा, इसी तरह से ए के ऑपोजिट यू, पूरा कर देते हैं इसको। चलिए, तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिख दिए हैं, ये बन गया हमारे पास आरएनए के सीक्वेंसेस। आरएनए के सीक्वेंसेस बन गए जो बिल्कुल हमारे, और इसकी डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी वो भी देख लेते हैं एक मिनट के लिए। यहाँ पर जो डायरेक्शन बन रही है, यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्शन बनेगी, लेट मी, ओके, तो वो डायरेक्शन होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारे पास 5'। ठीक है जी, यहाँ पर 5' प्रेजेंट होने वाला है। ओके, और यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होने वाला है 3'। चलिए, तो जो हमारे पास यहाँ पर बेटा बना है, ये जो हमारे पास mRNA बना है यहाँ पर, ये mRNA के सीक्वेंस भी आपने देख लिए किस तरह से होंगे। ओके, तो अब आप एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं
कि जो हमारे पास यहाँ पर mRNA बना है, अब ध्यान से समझना बेटा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, ठीक है। ओके ओके, तो बात ये है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस तो आपने देख लिए। अब अगर हमारे पास ये डीएनए पैलिंड्रोमिक था, तो ये आरएनए भी ऑफ कोर्स पैलिंड्रोमिक होने वाला है, ठीक है जी। ये आरएनए भी ऑफ कोर्स हमारे पास पैलिंड्रोमिक होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से समझेंगे, अगर ये हमारे पास U प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास U प्रेजेंट है, डबल U है, फिर AGCAC, ठीक है, ये सीक्वेंस है। ये हमारी फ्रेम किस तरफ रीड कर रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ रीड कर रही है। ध्यान से देखो, WAGCAC, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मैं बेटा इस स्ट्रैंड को, ओके लेट मी ड्रॉ, अगर मैं कहूं कि ये जो स्ट्रैंड है मैं इसको यहां से मोड़ दूं, ठीक है, इस स्ट्रैंड को यहां से मोड़ कर मैं यहां पर अटैच कर दूं, इस U को इस A के साथ अटैच कर दूं, ठीक है। U और A अटैच हो जाएंगे, पहले आप ये बताओ। ऑफ कोर्स हो जाएंगे, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री हैं A एंड U, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड ऑन करनी चाहूंगा, जब ये आरएनए पूरा बन जाएगा, जब ये आरएनए पूरा बन जाएगा, ठीक है, तब वो डीएनए से अलग हो जाएगा, ठीक है जी। तब जो ये हमारे पास बना हुआ है, दिस इज द ये है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी। ये अलग हो गया डीएनए से, अब अलग होने के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये अलग हो गया है। अब देखो ध्यान से सुनना बात को, तो ये जो हमारे पास यू था, ये इस ए के साथ अटैच हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। ये वाला जो यू है, ये इस ए के साथ अटैच हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। ये वाला ए जो है, ये इस यू के साथ अटैच हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। उसी तरह से ये सी जो है, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, जी के साथ, ठीक है जी। आई एम सॉरी, पहले जी आएगा, ठीक है, ये गलत ड्रॉ हो गया, थोड़ा सा एक मिनट दीजिए मुझे। ओहो, ओके, चलिए, तो अब फिर से एक मिनट दीजिएगा। नाउ, अब जो हमारे पास ये ए था बेटा, यहाँ पर ये ए जो है ये अटैच हो जाएगा किसके साथ, यू के साथ, ठीक है जी। उसके बाद ये जी है, ये जी अटैच हो जाएगा इस सी के साथ, ठीक है जी। फिर ये फिर हमारे पास ये सी आया, सी अटैच हो जाएगा इस जी के साथ, ठीक है जी। देन ये ए अटैच हो जाएगा इस यू के साथ, ठीक है, और ये सी अटैच हो सकता है इस जी के साथ। यानी कि अगर मैं इसको यहां से वो कर दूं, यहाँ पर एक हम लाइन खींच दें इसके, ठीक है ना, तो और इसको मोड़ दिया जाए, इसको रोटेट कर दिया जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही अच्छे से अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। और जब ये इस तरह की शेप बन जाती है, जब हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह की शेप देगा हमको। आप इस फिगर के अंदर नोट कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये किस तरह से राउंड हो गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये राउंड हो गया है। तो वही सेम चीज है, ये राउंड हुआ क्यों, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड था, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए एक उसका जो फाइनल सीक्वेंसेस हैं, जो उसके लास्ट सीक्वेंसेस हैं, सिर्फ लास्ट वाले, बाकी पूरा एमआरएनए ऐसा नहीं होगा, पूरा आरएनए ऐसा नहीं होगा, जो उसके लास्ट वाले सीक्वेंसेस हैं, जो टर्मिनेटर साइट्स वाले हैं, सिर्फ वो, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, वो एक ही चेन के अंदर क्या हो जाएगा, एक लूप बन जाएगा। इस लूप को बोलते हैं हम लोग हेयर पिन लूप, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, हेयर पिन लूप बोला जाता है। ये हेयर पिन लूप फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन डीएनए। अब अगर डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो आरएनए के सीक्वेंसेस भी कुछ इस तरह से बन जाएंगे, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और वो क्या फॉर्म कर लेंगे, हेयर पिन लूप फॉर्म कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर हेयर पिन लूप फॉर्म हो जाएगा, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, उसका सिग्मा फैक्टर और उसके कोर एंजाइम जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अलग हो जाएगी डीएनए से, और आरएनए की सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी।
ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है कि हेयर पिन लूप फॉर्मेशन के बाद पहली बात तो हमने क्या सीखी कि हेयर पिन लूप जो है वो फॉर्म कैसे होगा। वो फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो वही सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके अंदर बनेंगे, आरएनए के अंदर। और आरएनए के अंदर भी किस तरह का आरएनए बन जाएगा, जो कैसा होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जो सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे के, जिस वजह से हेयर पिन लूप फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही हेयर पिन लूप फॉर्म होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, उसके जो सिग्मा फैक्टर एंड कोर एंजाइम है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है जी। तो ये था बेटा सिग्निफिकेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, कि इस तरह से जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या कर देते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहां पर प्रेजेंट होते हैं वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाती है, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाती है, डिस्टेबलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है जी, ओके। तो दिस वाज अबाउट टर्मिनेशन। अब एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करता हूं यहाँ पर। ओके, मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, लेट मी इरेज दैट। ओके, रोकने के लिए हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अलावा एक और भी वे है। ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं रो फैक्टर। ठीक है जी, रो फैक्टर, व्हाट इज दिस रो फैक्टर? रो फैक्टर क्या होता है? जो रो फैक्टर है बेटा, रो फैक्टर का काम क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। रो फैक्टर का काम क्या होगा? रो फैक्टर का काम है जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको टर्मिनेट करवाना, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना, ये काम है रो फैक्टर का। ठीक है जी, ये काम करेगा हमारा रो फैक्टर। ओके, टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करना, टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज कैसे होगी टर्मिनेटर साइट? बड़ा सीधा सा आंसर है, टर्मिनेटर साइट के ऊपर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, और रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो रो फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कर देगा, टर्मिनेटर साइट से मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज को वहां से हटा देगा। ठीक है जी। क्या है रो फैक्टर? क्या है? ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर ले टर्मिनेटर साइट को। तो रो फैक्टर पहले खुद टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और उसके बाद वो आरएनए पॉलीमरेज को बताता है कि यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है, आकर अटैच हो जाएगा उसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। और आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जैसे ही आकर अटैच होगा, आरएनए पॉलीमरेज डिस्टेबलाइज हो जाएगी। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डिस्टेबलाइज होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वहीं पर ओवर हो जाएगा। अब जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रुक गया है, तो लास्ट में बचा क्या? लास्ट में बचा हमारे पास आरएनए। ठीक है जी, लास्ट में क्या बचा हमारे पास? आरएनए बच गया। ओके, तो आरएनए जो बच गया है, अब उसका क्या होगा? जो आरएनए बचा है उसको हम किस तरह से समझेंगे? तो पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये है हमारे पास आरएनए। ठीक है जी, ये आरएनए है हमारे पास। ठीक है जी, अब ये है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है इस टाइम पर? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो बेटा मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो हमारे पास डीएनए है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इस तरह का है जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं कर रहा। जिस डीएनए के बहुत से सीक्वेंसेस इस तरह के हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज और बतानी चाहूंगा कि कैसे हमारे पास जो कोडिंग है वो होती है। ठीक है, वो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाहूंगा अभी के लिए कि कोडिंग जो है वो किस तरह से होता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो डीएनए उसके अंदर इंफॉर्मेशन कोड होती है। अच्छा, तो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन कोड थी वो इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लिया किसने? आरएनए ने, और क्या बन गया? खुद मैसेंजर आरएनए।
ठीक है, मैसेंजर आरएनए खुद फॉर्म हो गया है। अब ये मैसेंजर आरएनए किसके पास जाता है? ये मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम क्या करते हैं, इस मैसेंजर आरएनए को यूज कर कर प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें इंफॉर्मेशन का क्या रोल है, जो मैं कहता हूं कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कोडेड है। सपोज कि हमारे पास ये जो एमआरएनए बना है ये उसी डीएनए की इंफॉर्मेशन से बना है। ठीक है, उसी डीएनए की इंफॉर्मेशन से बना है। ओके, तो जो हमारे पास ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, लेट्स सपोज के ए यू जी, उसके पास ए यू सी, फिर यू सी जी, ये क्या है आगे, ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग किस तीन तीन के सेट में डिवाइड कर लेते हैं। ए यू जी एक सेट, ए यू सी दूसरा सेट, यू सी जी तीसरा सेट, यू ए चौथा सेट। ठीक है, एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं उनको हम तीन तीन की फॉर्म में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तीन न्यूक्लियोटाइड होंगे एक सेट के अंदर, और उस सेट को हम लोग बोल लेंगे कोडॉन। तीन न्यूक्लियोटाइड एक सेट के अंदर होते हैं और उस सेट को बोला जाता है कोडॉन। ठीक है जी, कोडॉन बोला जाता है। ओके, तो जो ये हमारे पास कोडॉन होता है, ठीक है, हर एक कोडॉन के लिए एक अमाइनो एसिड लगता है। जैसे कि हमारे पास ये AUG है, ये एक कोडॉन है। ठीक है, इसके लिए एक अमाइनो एसिड लगेगा मैथ्यूनिन। उसके बाद AUC क्या है, एक दूसरा कोडॉन है, इसके लिए अमाइनो एसिड है आइसोल्यूसिन। ठीक है, UCG एक तीसरा कोडॉन है, इसके लिए अमाइनो एसिड है सीरीन। ठीक है, और उसी तरह से आगे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फिर से तीन तीन की तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स के सेट प्रेजेंट हैं जिनको कोडॉन बोलते हैं। जितना लंबा एमआरएनए होगा उतने उसके अंदर कोडॉन्स ज्यादा होंगे, और हर एक कोडॉन के लिए एक अमाइनो एसिड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट हैं, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स जुड़ते चले जाएंगे कोडॉन के हिसाब से, आगे 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 जो चेन है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स जब मिल जाएंगे और एक प्रोटीन चेन बना देंगे, सपोज कि हमारे जो हेयर्स हैं, ठीक है, जो बाल हैं हमारे, उनके अंदर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कैरेटिन प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, कैरेटिन प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए। ठीक है, और अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि हम कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल कैरेटिन प्रोटीन अलग है, कोलेजन प्रोटीन अलग है, उसके बाद हमारे पास जो बॉडी के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन अलग है। ठीक है जी, जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, सभी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्यों अलग नाम दिए गए हैं, प्रोटीन्स अलग अलग क्यों होते हैं? जितनी भी एंजाइम्स है वो भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम के भी नाम डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि वो काम डिफरेंट करती हैं। तो बने तो वो भी अमाइनो एसिड्स के साथ ही हुई हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उनके नाम डिफरेंट है और उनके काम डिफरेंट है? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, और सभी प्रोटीन्स डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस के साथ बने होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक प्रोटीन इस तरह का है जिसके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, लेट्स सपोज कि मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। ओके, तो सपोज के यहाँ पर एक प्रोटीन है हमारे पास, उसके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, लेट्स सपोज मैथ्यूनिन। ठीक है जी, उसके बाद है सीरीन। ठीक है जी, उसके बाद है आइसोल्यूसिन। ठीक है जी, उसके बाद प्रेजेंट है लेट्स सपोज एस्पार्टिक एसिड। ठीक है जी, उसके बाद प्रेजेंट है लेट्स सपोज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है जी, इस तरह से प्रेजेंट है सीक्वेंस। उसके बाद लेट्स सपोज प्रेजेंट है फिर से सीरीन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर से ल्यूसिन प्रेजेंट है। ये एक प्रोटीन है। ठीक है, ये एक प्रोटीन हो गया हमारे पास। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक और दूसरा प्रोटीन है हमारे पास। ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है मैथ्यूनिन, फिर उसके बाद आता है उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड, फिर उसके बाद आता है उसके अंदर ल्यूसिन। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ रहा है उसके अंदर लेट्स सपोज के आइसोल्यूसिन। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ रहा है उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, बड़े सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। ठीक है जी, तो ये दो दो प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? बिकॉज इनके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट है। ठीक है जी, तो सभी प्रोटीन्स के अंदर जो अलग अलग हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी अलग होगा। और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग क्यों होगा? बिकॉज डिफरेंट प्रोटीन्स के जो एमआरएनए होते हैं,
डिफरेंट प्रोटीन्स के जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स के जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, उनके अंदर सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी कि सपोज के क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर जो डीएनए प्रेजेंट है और क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर जो डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3 अप टू 46 हैं, सभी क्रोमोसोम्स जो हैं, ठीक है, अगर हम 23 पेयर्स की बात कर लेते हैं, चलो 1 to 23 पेयर्स हैं, ठीक है, सभी के ऊपर डीएनए के अलग अलग सीक्वेंस प्रेजेंट हैं। डीएनए के सीक्वेंस अलग अलग प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स के वो मैसेंजर आरएनए भी अलग अलग बनाएंगे, दैट मीन्स के वो प्रोटीन्स भी अलग अलग बनाएंगे। तो डिफरेंट प्रोटीन्स के बनने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट भी डिफरेंट डीएनए के ऊपर होती है। या कह लो कि हमारे पास एक डीएनए है जिसकी लेंथ है लेट्स सपोज 2000 किलो बेस पेयर्स की, ठीक है जी, 2000 किलो बेस पेयर्स की लेंथ है एक डीएनए की, ठीक है। लेट्स सपोज कि उसके अंदर जो पहले 500 जो 500 बेस पेयर्स हैं, जो पहले 500 बेस पेयर्स हैं वो प्रोटीन ए के लिए इंफॉर्मेशन कोड करते हैं, जो नेक्स्ट 5000 है, ठीक है, वो कोड करते हैं लेट्स सपोज के एक दूसरे प्रोटीन के लिए, और जो उसके नेक्स्ट 200 है वो किसी तीसरे प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो डीएनए की एक लेंथ के ऊपर 3 डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के ऊपर, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन एज सच किसी काम की नहीं है जब तक के उससे एमआरएनए ना बन जाए और उससे आगे फर्दर प्रोटीन्स ना बन जाए, ठीक है जी। तो अब आपको ये जो चीज है ये क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक। मतलब कि बेसिक आइडिया क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनाना और एमआरएनए को यूज कर कर आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनाने। वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उन्हीं डिफरेंट फंक्शंस की बदौलत हम जो है वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन प्रेजेंट है जो कि एक एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन का काम करती है। अगर पेप्सिनोजन ना बने जो हम प्रोटीन्स खाते हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। लाइपेज एंजाइम है, लिपिड्स डाइजेस्ट करती है, ठीक है। अगर वो एंजाइम ना हो तो हमारे अंदर जो लिपिड्स हैं वो उनकी डाइजेशन नहीं होगी, फैट्स की डाइजेशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स का डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट प्रोटीन्स का डिफरेंट फंक्शन है, और वो सारे बनते कैसे हैं, आरएनए से। और आरएनए कहाँ से बनता है, डीएनए से। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो डीएनए है दैट इज डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है हर एक चीज के बारे में, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही था।